इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप जानेंगे कि मान लीजिए आपने कोई सही रजिस्ट्री करवाई है, तो आपकी उस रजिस्ट्री में कौन से वो फैक्ट हैं, कौन सी वो भूल है जिससे एक भूल से आपकी पूरी रजिस्ट्री 10 साल बाद भी अगला व्यक्ति जो है वो कैंसिल करा सकता है। कौन सी ऐसी भूल है आपसे जो हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री जो आप करवाते हैं वो खुद तो करते नहीं, बैनामा लेखक या किसी एडवोकेट द्वारा करवाते हैं। फिर भी कई रजिस्ट्रियां 100 में से लगभग 5 रजिस्ट्री ऐसी होती हैं जो बाद में भविष्य में कैंसिल हो जाती हैं। तो भाई ये कैंसिल क्यों होती हैं? जब आपने बैनामा लेखक या किसी एडवोकेट से ये रजिस्ट्री कराई थी, उसने देखा था जब सब कुछ सही था, तो रजिस्ट्री कैंसिल क्यों हुई? उसमें एक कारण होता है, कैंसिल इसलिए हुई कि उन्होंने पैसों के चक्कर में आपको सचेत नहीं किया कि आप ये ज़मीन ना खरीदें। भाई उन्हें पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो ज़मीन जो है रजिस्ट्री कर दी और आपका नुकसान हो जाता है। 10 साल बाद या 15 साल बाद भी वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और ज़मीन आपके हाथ से निकल सकती है। तो चलिए इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप उन भूल से वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनसे आप बच सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संक्रमणी और असंक्रमणी ज़मीन। इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे क्या है कि संक्रमणी, और जैसा कि मैं आपको फिर बता दूं, थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि ज़मीन दो प्रकार की होती है। एक संक्रमणी ज़मीन होती है, एक असंक्रमणी ज़मीन होती है। संक्रमणी ज़मीन को आप बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन असंक्रमणी ज़मीन जो है उसे आप न बेच सकते, न दान, न वसीयत, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप खेती करें, घर भी नहीं बनवा सकते, जो असंक्रमणी ज़मीन है वो, ठीक है। अब दो प्रकार की ज़मीन हो गई। सपोज दैट, मान लीजिए आपको इतनी जानकारी नहीं, या मान लीजिए आपको जानकारी है फिर भी आप लालच में आके, जैसे मान लीजिए असंक्रमणी भूमि की रजिस्ट्री करा लेते हैं। हालांकि प्रावधान कानून के नज़र से देखा जाए तो वहाँ पर जो असंक्रमणी ज़मीन है उसे बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अगर आप फिर भी खरीद लेते हैं तो भाई रजिस्ट्री तो आप करा सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने 5 बीघे कोई असंक्रमणी ज़मीन खरीद ली, तो आप उसकी रजिस्ट्री भी होगी, आप उस पर कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति ने ज़मीन बेच दी, और हो सकता है भविष्य में वो ज़मीन उस व्यक्ति के लड़के उस ज़मीन पर ऑब्जेक्शन कर दें, भाई ये असंक्रमणी ज़मीन है और ये बेच कैसे दी गई। भाई सपोज दैट जिसने बेची है वो एक्सपायर हो गया और उसके बच्चे कल से ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि भाई ये ज़मीन कैसे बेच दी गई, ये असंक्रमणी ज़मीन है, इसे बेचने का अधिकार ही नहीं था। कल वो वकील खड़ा कर देंगे और आपकी संपत्ति जो है, जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री का पैसा जाएगा और ज़मीन का भी पैसा जाएगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें एक कारण है, आप एक तरीके से ये ज़मीन, असंक्रमणी ज़मीन है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि असंक्रमणी ज़मीन की जो लिमिट सीमा जो होती है वो 10 साल तक होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई असंक्रमणी ज़मीन है और उस ज़मीन को 10 साल तक उसके पास रही, वो ज़मीन, उसका कब्जा 10 साल तक रहा, तो वो ज़मीन पर संक्रमणी भूमिधर बन जाता है। यानी कि उस ज़मीन पर 10 साल बाद संक्रमणी भूमिधर, वो ज़मीन जो है उसके लिए संक्रमणी ज़मीन मानी जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन संक्रमणी ज़मीन मानी तो जाएगी, लेकिन तहसील में उसे एक दावा करना पड़ेगा संक्रमणी भूमि करवाने के लिए। उसके बाद ही जो भी उसकी खतौनी, जो भी खेत के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें लिखा आएगा कि फला फला व्यक्ति जो है वो संक्रमणी भूमिधर है इस भूमि पर, ठीक है। फिर आप ये ज़मीन खरीद सकते हैं और भविष्य में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और देखिए, अगर आपने असंक्रमणी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है, तो देखिए यहाँ पर प्रावधान तो यही है कि असंक्रमणी ज़मीन जो है उसे ना आप दान में दे सकते हैं, ना वसीयत में, ना उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवा भी लेते हैं, तो हो सकता है भाई 10-5 साल बाद उसकी पत्नी की नीयत बदले, बेईमानी की नीयत हो जाए, उसके बच्चों की बेईमानी की नीयत हो जाए, और जिसने आपको रजिस्ट्री की वो एक्सपायर हो जाए। मान लीजिए वो भी बेईमानी की नीयत से कल यह दावा करेगा कि ये जो रजिस्ट्री है ये मुझसे बहला फुसला के की गई है, और दूसरा यही दावा करेगा कि ये रजिस्ट्री जो है वो असंक्रमणी भूमि की कैसे हो गई, ये रजिस्ट्री जो है वो अवैध है, ठीक है। उसके बच्चे या पत्नी जरूर क्लेम करेगी और रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो सकती है। देखिए, अगला जो तथ्य है वो आता है पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री। जी हाँ, पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री में देखिए किस प्रकार से विवाद उत्पन्न होता है और किस प्रकार से रजिस्ट्री कैंसिल होने तक की नौबत आ जाती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। जैसा कि हिंदू विधि के अनुसार यह प्रावधान है कि पिता का पैतृक संपत्ति में पुत्र के अधिकारों के होने के कारण, क्योंकि पैतृक संपत्ति में पिता के पुत्र का भी जन्म से अधिकार होता है, इसलिए पुत्र के अधिकार होने के कारण पिता का अधिकार जो है वो सीमित रहता है, ठीक है। पिता चाहे
तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पिता है वो उस संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को वसीयत कर दे, तो वहाँ पर भाई पुत्र जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, हिंदू विधि के अकॉर्डिंग कहेगा कि भाई आपको यह अधिकार ही नहीं है, आपने वसीयत कैसे दी, तो वसीयत भी कैंसिल हो जाएगी, इसी के आधार पर रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई कि पिता रजिस्ट्री कर दे कल और पुत्र जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन करके वापस ले ले। ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई पिता जो है ज़मीन बेचे और पुत्र जो है उसे वापस ले ले, यही धंधा बना लें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि भाई जैसे मान लीजिए पिता शराबी है, वह शराब पीता है और उसने अगर किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अगर नाम करा दी, तो पुत्र ने कई बार रजिस्ट्रियाँ कैंसिल करवा ली और वो ज़मीन जो है वो वापस ले ली, क्योंकि हिंदू विधि के अकॉर्डिंग है, प्रावधान है कि पिता के अधिकार पैतृक संपत्ति पर सीमित रहते हैं। इसलिए लेने से पहले आप ये भी देख सकते हैं कि भाई पिता और पुत्र की दोनों की ही सहमति है या नहीं है। जैसे मान लीजिए पुत्र छोटे हैं तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पुत्र बड़े हैं, कोई पुत्र उनकी घर में नहीं बन रही है, घर की कोई गृह कलह है, तो आप ऐसी संपत्ति ना लें तो वो सही रहेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, पिता की पैतृक संपत्ति होती है, एक उसकी सह संपत्ति भी होती है। तो सह संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, उसकी पत्नी भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। लेकिन पिता की संपत्ति में एक बार चांस होते हैं कि पुत्र ऑब्जेक्शन करे और कल से वो न्यायालय में दावा कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम जोत सीमा 12.5 एकड़। यदि मान लीजिए आपके पास 12.5 एकड़ ज़मीन है और उसके बाद आप यदि कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो वो रजिस्ट्री कोई अन्य व्यक्ति जो है वो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है। जो भी आपकी ज़मीन है वो आपके हाथ से जा सकती है। अगर मान लीजिए आपके पास 12.5 एकड़ है तो आप ज़मीन खरीद रहे हैं, या मान लीजिए 12.5 एकड़ से 1 एकड़ कम है और यदि मान लीजिए आप 2 एकड़ खरीदना चाहते तो आपके पास 13 एकड़ होगी, तो ऐसे में वो जो ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है आपने कैंसिल, वो ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो 100% आपकी कैंसिल हो जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डबल रजिस्ट्री। आपको ये भी देखना है, ये भी ज़रूरी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रॉड करके, जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको ये भी पता लगाना है कि ऐसा तो नहीं है ये ज़मीन जो है वो किसी व्यक्ति को पहले बेच दी गई हो, रजिस्ट्री हो चुकी हो, उसके बाद जो है उसने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। मान लीजिए कोई बात विवाद तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे ये ज़मीन जो है वो दूसरी बार बेची जा रही है। ये भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने दूसरी बार रजिस्ट्री करा ली किसी ज़मीन की, तो भी वो रजिस्ट्री आपकी ही रजिस्ट्री कैंसिल होगी। जो आप लास्ट में कराएंगे, जो दूसरी या तीसरी बार जो रजिस्ट्री होगी वो ही कैंसिल होती है, पहली वाली रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है। इसके बाद जो अगली समस्याएं आती हैं वो आती हैं पैसे न देने की समस्याएं। कई बार क्या होता है कि भाई हम लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, लेकिन जिससे ज़मीन खरीदी वो कल न्यायालय में आपत्ति करता है आके कि भाई इसने पैसे नहीं दिए, जबकि आप पैसे पूरे दे चुके होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये पैसे न देने वाली जो आपत्ति है, ये तथ्य जो होते हैं मजबूत नहीं होते हैं, इनके आधार पर रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल नहीं होगी। लेकिन इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि आप पैसे देते हैं तो इकरारनामा करें, एक एफिडेविट पे पूरा इकरार करें, पैसे जितने भी दिए पूरे लिखें, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री जो है वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।